चलिए, अब मैं आपका स्वागत करता हूँ। पार्ट 2। कौन से चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं? द लास्ट लेसन। अब तक हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या देखा था कि जो लास्ट लेसन है इसकी कहानी को एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फ्रेंच, है ना? फ्रेंच कह रहा है और अब तक हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे कि वह जब दौड़ कर स्कूल पहुँचता है तो क्या देखता है कि स्कूल के अंदर एक अजीब सी शांति है। शांति क्यों है? क्योंकि माहौल कुछ बदला बदला सा है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि आज जब वह क्लास के अंदर आया है तो मिस्टर हेमिल ने उससे कहा कि आओ आओ मेरे प्यारे बच्चे, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जाने वाले थे, है ना? अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो अब हम लोग क्लास करने वाले हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो क्या देखता है? देखता है कि गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो अभी वहां पर आए हुए हैं। अब ये तो आश्चर्य की बात है भाई, स्कूल में उन बूढ़े लोगों का क्या काम है? कुछ पता नहीं चला, कुछ समझ में नहीं आया उसे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ से। वाइल आई वॉज, ये कहता है कि while I was wondering about it all, इसके बारे में आश्चर्यजनक होकर के सोच ही रहा था, आश्चर्यचकित होकर के अभी सोच ही रहा था इसके बारे में। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, उन्होंने अपने चेयर को, ही एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, है ना? अपने चेयर से वो उठते हैं, है ना? अपने चेयर से वो जैसे उठते हैं ना, उठते हैं। एंड कहता है कि his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, उसी स्वर में, सेम ग्रेव। ये देखिए, एक तो यहाँ ग्रेव आ गया और कोई शब्द है इसमें जेंटल। जेंटल का मतलब प्यारी होती है। ग्रेव का मतलब होता है चिर परिचित अंदाज में। क्या होता है ग्रेव का मतलब? उनका जो चिर परिचित अंदाज था उसी को ग्रेव बोलते हैं। गंभीर होते हुए, टोन, उस भाषा में, उस लहजे में उन्होंने कहना शुरू किया, विच ही हैड यूज, जिसका वो प्रयोग किया करते थे मेरे लिए। सेड, माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अब देखिए मिस्टर एम हेमल की जो पीड़ा है अब निकलकर सामने आ रही है। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है आज जो मैं देने वाला हूं आपको वो लास्ट लेसन है। आई शैल गिव यू, मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, और बर्लिन से आदेश आ चुका है। अब यहां बर्लिन का नाम आया है। अब बर्लिन क्या है? इसका मतलब है कि ये जो पर्सिया की राजधानी रही होगी वो बर्लिन रही होगी, क्योंकि किसी भी देश या किसी भी राज्य की जो राजधानी होती है वहीं से आदेश निकलता है, क्योंकि वहीं पर बॉस बैठते हैं, है ना? राजा हो, चांसलर हो, जो भी हो, तो वहां से आदेश आया है। क्या? टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। ये दोनों जिले याद हैं आपको? ये वो दोनों वही जिले हैं जिसको कि पर्सिया ने फ्रांस को हराकर जीत लिया था। अब यहाँ आदेश आ गया है जर्मनी से कि इन स्कूलों में अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अब तक यहाँ कौन सी भाषा पढ़ाई जाती थी? फ्रेंच, है ना? लेकिन अब यहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो टीचर हैं जो पढ़ाएंगे वो कल आने वाले हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह जो है आपका आज आखिरी फ्रेंच क्लास है, फ्रेंच का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अब देखिए जरा, यहाँ पर टीचर की मनोदशा आप समझिए। ये जो मिस्टर एम हेमल है वो कहते हैं दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही ध्यान पूर्वक इन्हें सुने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब टीचर के अंदर जो है ना हार मानने की एक कमाल की ताकत थी। वह व्यक्ति जब पता था, जैसे हम लोगों को कभी ये पता चल जाए कि कल से यहाँ पढ़ाएंगे, छोड़ो आज क्या पढ़ोगे, हटाओ, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन एम हेमल जो है ऐसा नहीं कहते हैं। कहते हैं चूंकि आज आपका ये लास्ट लेसन है, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है बहुत ही ज्यादा अटेंटिव हों। अटेंटिव का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। अटेंटिव का मतलब क्या होता है? केयरफुल होना। चलिए मैं लिख देता हूं अटेंटिव का मतलब, केयरफुल। केयरफुल, है ना? ध्यान पूर्वक आप सुनिए इस क्लास को। ये कौन कह रहे हैं? ऑथर, सॉरी ऑथर कहता हूं,
इनका नाम था मिस्टर एम हेमल। टीचर जो थे, अटेंटिव का मतलब था ध्यानपूर्वक, केयरफुली, है ना। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। और ये जो शब्द थे उनके, ऐसा लगा कि मेरे कानों में एकदम जैसे किसी ने जोर की बजाई हो। जोर की बजाना समझते हैं, मतलब ऐसा रहा, सन्न हो गया उसका दिमाग। क्या, आज लास्ट लेसन है? बिल्कुल ऐसा लगता है उसका दिमाग भन्ना गया, चकरा गया। कहता है, यह जो था, ये जो उनके वर्ड्स थे, मेरे लिए तो ऐसा था जैसे मानो कि हमारे तो तोते उड़ गए। एकदम झन्ना गया कान। ऑन द रेचेज। अब देखिए, एक शब्द यहाँ पे आपके लिए आया है। इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं ऑन द रेचेज, है ना। ऑन द रेचेज, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओ माय गुडनेस, धिक्कार है मेरे ऊपर। ये रेचेज का मतलब होता है धिक्कार होना, मतलब वो अपने आप को कोस रहा है। अब उसे समझ में आया कि ये जो लड़के वहां खड़े थे टाउन हॉल में जो इतनी भीड़ लगी हुई थी, वो क्यों लगी हुई थी भीड़? भीड़ लगने का सबसे बड़ा कारण यही था कि जर्मनी का आदेश आया हुआ है कि कल से यहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच पढ़ाई बंद हो जाएगी। यही लोग उस बुलेटिन बोर्ड पे देख रहे होंगे, जिसको मैं हड़बड़ी में देख नहीं पाया, इसलिए लोग वहां खड़े थे। अब देखिए, कहते हैं माई लास्ट फ्रेंच लेसन। और आज जो है, ये कह रहे हैं मिस्टर हेमेल कि आज ये जो देख रहे हैं ना, आज मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन है ना। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब यह अचानक उसके दिल ने उससे पूछा, अरे आज अगर लास्ट लेसन हो जाएगा, आज ही अगर आखिरी क्लास हो जाएगी, अरे मुझे तो लिखना भी नहीं आता। फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे लिखा जाए मुझे तो आता नहीं है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और फिर कहते हैं कि मैंने पहले कभी भी नहीं सीखा और आगे भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा। माई गॉड, अब मैं क्या करूंगा? आई मस्ट स्टॉप देयर। मुझे रोकना चाहिए था। Then, oh how sorry I was for not learning my lessons। मैं कितना बेवकूफ हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि मैंने उस समय ध्यान देकर उस पाठ को पढ़ा नहीं, उस लैंग्वेज को मैंने सीखा नहीं। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और सिर्फ ये देखने के लिए कि बर्ड्स अंडे कैसे देते हैं, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार्क, और मतलब फिसलने के लिए वहां ऊंचाई से वो जानना, घूमने के लिए जाना। माई बुक्स दैट हैड सिम्ड, मेरी जो किताबें थी, है ना। ये कहता है, कहा था मैं? हाँ, कहते हैं कि स्लाइडिंग ऑन द शार, है ना, स्लाइडिंग ऑन द शार, वो सिर्फ फिसलने के चक्कर में। माई बुक्स, जो मेरी किताबें थी, दैट हैड सिम्ड मच ए न्यूसेंस, वो मेरे लिए बस सिर्फ एक बकवास की चीजें थी, बेकार की चीजें थी। सिर्फ इसलिए कि मैं बाहर में जाऊं, घूमूं फिरूं, मछली मारूं, फिशिंग करूं, बर्ड्स अंडे कहाँ दे रहे हैं उसको देखने चलूं, और फिसलना जो होता है ऊंचाई से नीचे टहलते हुए आऊं। while ago so heavy to carry my grammar and my history of the saints। और while ago, और कुछ पहले, so heavy to carry, जो मुझे इतने भारी लगते थे उनको बैग में लाना, my grammar, my history of the saints, है ना, ये सारी चीजें, ये सारी किताबें जो मेरे लिए अब तक भारी लग रही थी, were old friends, जो हमारे पुराने दोस्त हुआ करते थे। now that I couldn't give up, और अब तो मुझे लगता है मैं हार नहीं मान सकता। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, एक फ्रेज के रूप में यूज होता है ये, गिव अप, है ना। कहते हैं कि कुडंट गिव अप एंड एम हेमिल, जो एम हेमिल थे, टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और यह सोचकर ही कि हेमिल अब जा रहे हैं, यह विचार जैसे मेरे दिमाग में आया, गोइंग अवे, जा रहे हैं, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, मैं भूल गया कि वो किस प्रकार मुझे डंडे से पीटते थे या मारते थे, है ना, या वो कितना हमारे प्रति क्रैंकी व्यवहार रखते थे। क्रैंकी का मतलब होता है कठोर व्यवहार, है ना। अब देखिए, यहाँ पे इस बात को दर्शाने की कोशिश की गई है कि जब अपने बच्चे को, जब किसी भी स्टूडेंट को अपने टीचर के प्रति लगाव हो जाता है, तो वह जो है उनके
हर बात को भूल जाता है कि हमारे टीचर डांटते थे, हमें पीटते थे, हमें सबके सामने बेइज्जत करते थे, है ना? उन सारी चीजों को भूल भाल के अब सिर्फ वो एक बात सोचने लगा, हमारे टीचर कितने अच्छे थे, अब हमें छोड़कर जा रहे हैं, हमें कौन पढ़ाएगा? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है जब आप तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास में या कभी भी 9वीं, 10वीं क्लास में भी पढ़ रहे होंगे, कोई आपके बहुत ही प्रिय शिक्षक रहे होंगे और वो अगर आप चले जाते थे तो आपको कैसा महसूस हुआ कि रिटायर हो गए या फिर उनका कहीं ट्रांसफर हो गया, ऐसा कभी होता होगा? तो आपने क्या महसूस किया है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर महसूस करिए, बताइएगा। ऐसा अभी जैसा फ्रेंड्स को महसूस हो रहा है, क्या आपने भी ऐसा ही महसूस किया था? पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। ओ माय गॉड, ये पुअर मैन कौन लोग हैं? पुअर मैन वो लोग हैं जो, मैं एक तो अपने आप को कह रहा है, दूसरा कह रहा है इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। क्या ये लास्ट लेसन के ऑनर में, उसके सम्मान में, ऑनर का मतलब सम्मान होता है, कि इस लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने इतने शानदार क्लॉथ्स, कपड़े पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मुझे पता चला कि वो जो बूढ़े लोग वहां बैठे थे आखिरी सीटों पे क्यों बैठे थे, उसके बैठने का कारण क्या था? यही बैठने का कारण था कि बिकॉज इट इज द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, दे वांट टू शो देयर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिज टीचर। अपने टीचर के प्रति वो सम्मान प्रकट करना चाहते थे, इसलिए वहां आकर बैठे हुए थे बैक ऑफ द रूम। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, वे बिल्कुल ही सॉरी महसूस कर रहे थे, दुख महसूस हो रहा था उन्हें। यहाँ पर सॉरी का मतलब दुख होता है। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे अब कभी भी स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, कि अब जो है वो उनको धन्यवाद करने आए थे, थैंक बोलने के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगभग 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, एकदम अच्छे ढंग से अपने बच्चों को वो पढ़ाते रहे थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज दियर्स नो मोर, और वो जो देश उनका अपना देश हुआ करता था, अब उनका वो देश नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर फ्रांस यानी कि पर्सिया ने कैप्चर कर लिया है। अगले पैराग्राफ को देखिए। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं जब इतना सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, अचानक मुझे मेरा नाम सुनाई पड़ा, है ना? फ्रेंड्स का नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की। रिसाइट का मतलब होता है जब आप किसी कविता को पढ़ते हैं या किसी चीज को सुनाते हैं। रिसाइट करना मतलब होता है बोलना, गाना या पढ़ के सुनाना, है ना? What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? Or what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? Very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. और यह अचानक कहता है कि अभी डर से मुझे लग रहा था कैसे सुनाया जाए, है ना? और मैं पहले वर्ड पे अटका, फर्स्ट वर्ड पे अटका, एंड स्टूड देयर, वहीं रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और सामने देखने की मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि आज भी मैं पार्टिसिपल सुनाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। कहते हैं आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मिस्टर एम हेमल हमसे कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, मैं आज तुम्हें नहीं डांटने वाला। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, मैं नहीं डांटूंगा तुम्हें। फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, है ना? और तुमको बुरा लगना भी चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम लोग अपने आप को हर दिन कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वाह आई हैव प्लेंटी, बहुत समय है। अरे बच्चों, आपको भी सर लोगों ने कभी कहा होगा, अरे इतनी भी जल्दी क्या है, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, अरे इतनी जल्दी क्या है, पढ़े हैं अभी वर्षों, है ना? लेकिन एक्चुअल में वो एक प्रकार से आयरनी होता है, एक प्रकार से वो सरकास्टिकली आपको कहते हैं कि यदि आप टाइम पे नहीं करेंगे तो आप चूक जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर मिस्टर एम हेमल ने कहा है कि उन्होंने कहा कि वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। आप ऐसा ही सोचते हैं ना, अरे बहुत समय, देखा जाएगा, कल करेंगे, है ना? बच्चों, ऐसा महसूस करते हैं ना आप? बिल्कुल करते होंगे, मुझे पता है, और आप बड़े ही अच्छे पढ़ रहे हैं। आई विल लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट,
और आप जो कल कल पे बात टालते आए कि कल करेंगे, कल सीखेंगे, अब देखिए आज हम कहाँ पहुंच चुके हैं कि आज के बाद कोई क्लास नहीं होने वाली है। वी हैव कम आउट, कहाँ हम लोग आ चुके हैं। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस। और यह तो अल्सेस के लिए बहुत ही परेशानियों का घर है। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, है ना। विद अल्सेस सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और कल से यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाएगी। और क्या नहीं पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रांस भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज जो है नहीं पढ़ाई जाएगी। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। और वो जो फेलो है आप कहेंगे, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन। अरे आप सिर्फ मानिए कि आप फ्रेंच मैन हैं, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज। ना अपनी भाषा लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, आप सिर्फ नाम के फ्रेंच मैन रहेंगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन आप वर्स्ट नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्फ विथ। लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपनी भाषा को अच्छे से सीख सकते हैं। मैं आपको भी कहता हूँ, आपका जो भी अपना नेटिव लैंग्वेज है वो आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप खोरठा बोलते हैं, अगर आप नागपुरी बोलते हैं, अगर आप कुड़क बोलते हैं, अगर आप हो बोलते हैं, कोई भी भाषा आप बोलते हैं, वो आपको पक्के तौर पे आनी चाहिए। क्योंकि वह जो है कहीं न कहीं आपको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। चलिए अगले पैराग्राफ को देखिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न। और तुम्हारे पेरेंट्स भी जो थे वो इतने चिंतित नहीं थे। एंशियस का मतलब होता है वरीड अबाउट, चिंतित होना, है ना। एंशियस का मतलब क्या होता है? वरीड अबाउट। एनफ, इतना चिंतित नहीं थे टू हैव यू लर्न, कि आप आइए सीखें, अपने बच्चों को स्कूल भेजें। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म और एट द मील्स। दे प्रेफर्ड, वो इस बात को महसूस कोशिश करते थे कि आपको जो है कहीं काम पे भेज दिया जाए, एक फार्म पे भेज दिया जाए या मिल्स पे भेज दिया जाए, ताकि काम करें उनके लिए आप, है ना। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि और कुछ पैसे कमाए जा सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी अपने ऊपर ब्लेम लेता हूँ। मैं भी अपने को ब्लेम करता हूँ। ब्लेम करना मतलब क्या होता है? आरोप लगाना अपने ऊपर। ये कह रहे हैं, मिस्टर हेमेल कह रहे हैं कि मैं भी आरोपी हूँ। मैंने भी, हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मैंने भी कई बार नहीं तुम्हें भेज दिया कि जाओ जरा पौधों में पानी दे दो जी। मुझे ऐसा नहीं करवाना चाहिए था। मुझे आपको अपने पढ़ने के लिए इंसिस्ट करना चाहिए था कि आप पढ़ाई करिए, मैं देख लूंगा उसको कैसे करना है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और मैं जब फिशिंग पे जाना चाहता था, मछली मारने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। मैंने कहा ठीक है चलो जी, आज छुट्टी, जाओ 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 जाओ, मुझे कुछ काम है ना। तो एम हेमल जो है अपने आप को भी दोषी मानते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इस तरह से एक प्रकार से एक चीजों से दूसरे चीजों तक, हेमल वेंट ऑन द टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, अपनी भाषा में, फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते चले गए एक एक करके, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए, it was the most beautiful and logical language in the world, most beautiful and लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे तार्किक भाषा कोई अगर है तो एम हेमल के हिसाब से वो सबसे सुंदर और अच्छी भाषा कौन सी है, तार्किक भाषा कौन सी है? तो फ्रेंच। क्यों? क्योंकि यह जो है यह जो है क्लियरेस्ट है, सबसे साफ सुथरी है, द मोस्ट लॉजिकल, और लॉजिक के साथ भरी है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और उसे हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, गार्ड करना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसको भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब किसी आदमी को गुलाम बनाया जाता है, इंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम बनाना, है ना। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, जितने दिनों तक उनको रखा जाता है टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। और यह जो भाषा है उनकी, वही भाषा, अरे आप सिंपल सोचिए, अभी आप देखिए, अगर आप इंडिया से बाहर गए, भारत से बाहर गए, अगर आपको वहां कोई, मान लीजिए किसी देश में आपको वहां मिल गया, अच्छा अच्छा इंडिया से हैं, अच्छा, फिर ढूंढेगा वो, अच्छा झारखंड से हैं, ओहो मैं भी तो झारखंड का ही हूँ। अब देखिए वहां क्या होता है ना, एक आपका एक कल्चरल रिलेशन वो जोड़ता है, वो आपको अपने नेटिव से जोड़ने की कोशिश करता है। फिर क्या, अच्छा आप हैं रांची जिले से, और ये मैं तो गुमला से हूँ, मैं तो पलामी से हूँ। अब क्या करते हैं वो, वहां आपको नियर ले आते हैं, यानी आपकी जो भाषा है वो क्या करती है, आपको एक दूसरे से कनेक्ट करती है। उसी प्रकार से हेमल यहाँ पर कहते हैं, he had to key their prison, then he opened a grammar and read us our lessons। और फिर वो क्या करते हैं कि निकालते हैं ग्रामर और पढ़ते हैं आवर लेसन। आई वाज अमेज टू सी, मैं देखकर आश्चर्यचकित था, अमेज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना।
आश्चर्य में पड़ जाना। टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं आज इतना अच्छे से कैसे समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, वो कितनी आसान, कितनी ऐसे बोल रहे थे जैसे मुझे सब कुछ समझ आ रहा था आसानी से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। आई थिंक टू, मैं भी सोच रहा था, आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने कभी भी इसको ध्यान से सुना नहीं, इसीलिए मैं शायद नहीं सीख पाया। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और कहते हैं कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ कभी भी इसका वर्णन नहीं किया था। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है, सीम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना, एहसास होना, ऐसा एहसास हो रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लगता था कि हेमेल, हमारे जो टीचर थे, वो चाहते थे कि जितना कुछ वो जानते हैं सब हमें बता दें। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपके दिल में पढ़ने की चाहत है, आप अपने टीचर से बार बार पूछिएगा ना, तो एक बार दो बार टालने के बाद वो मना नहीं कर पाएंगे, वो आपको बताएंगे जरूर। आपके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपको सीखना होता है, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो हर हालत में आपको कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वो दिखाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से एक टीचर जो है वो लास्ट क्लास में सब कुछ देना चाहते हैं अपने बच्चों को, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एंड एट वन स्ट्रोक, एक ही दिन में सब कुछ वो हमारे दिमाग में डालना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर जब पढ़ाई हो गई तब हम लोग को राइटिंग में उन्होंने कुछ बताया। दैट डे, उस दिन मैम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उन्होंने हम लोगों के लिए नई कॉपियां लाई थी, है ना, नई नोटबुक्स लाए थे, रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, उसमें सुंदरता के साथ लिखा हुआ था, सुंदर राइटिंग में लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस फ्रांस का है, अल्सेस फ्रांस का है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ऐसा लगता था कि स्कूल रूम के अंदर वो छोटे छोटे फ्लैग्स यानी कि झंडे जो हैं फ्लोट कर रहे थे, उड़ रहे थे, तैर रहे थे। तैरना मतलब ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा ये पानी में तैरना, मतलब जब हवा चलती है और जब फ्लैग उड़ते हैं उसको आप कह सकते हैं फ्लैग फ्लोटिंग, है ना। इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क पे उसको बांधा गया था उन छोटे छोटे फ्लैग्स को। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, और आपको जान के यह आश्चर्य होगा, देख के यह बड़ा ही अच्छा महसूस होगा। हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी इतनी सारी चीजें घटना हो रही थी, बिल्कुल शांति थी, एक आवाज कहीं नहीं हो रही थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और आवाज स्क्रैचिंग, बस पेन जितने जोर से उस पेपर के ऊपर चल सकता था सिर्फ वही आवाज सुनाई पड़ रही थी, है ना। वंस सम बिटलेस, सम बिटल्स फ्लू इन, और जब कभी कभी वो जो होती है ना बिटल्स, तितली टाइप की, है ना, कहते हैं फ्लू इन, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन आज उनके ऊपर भी ध्यान देने वाला कोई नहीं था। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, चाहे वो छोटी से छोटे हो चाहे बड़े से बड़े, हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और जो कबूतर ऊपर में बैठे थे वो भी बहुत ही धीमी आवाज में कू की साउंड निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, खुद अपने लिए सोचा, क्या सोचा? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो हमारे कबूतरों को भी जर्मन सिखा देंगे, हैं? ये जो है ये क्वेश्चन कई बार आता है, आप ध्यान रखिएगा। Whenever I looked up from my writing, जब मैंने अपने राइटिंग की तरफ देखा, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, कहते हैं कि जब मैं राइटिंग कर रहा था, है ना, आई सॉ, मैंने देखा कि मिस्टर एम हिमल जो है चुप, मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब होता है बिना हिले डुले, है ना, मोशनलेस का मतलब चुपचाप बैठे हुए थे, इन हिचे अपने कुर्सी के ऊपर, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन अनदर, सिर्फ एक चीजों को निहार रहे थे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, मतलब बारी बारी से वो अपने नजरों को घुमा रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे वो उन सारी चीजों को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हूँ। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसा सब कुछ दिख रहा था, दैट लिटिल स्कूल रूम, क्लास की वह छोटा सा स्कूल रूम, फैंसी फॉर 40 ईयर्स, और पूरे 40 साल तक, ओह, पूरे 40 साल
40 साल तक ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पे वो बैठे हुए थे, विथ हिज गार्डन, अपने बगीचे में, आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट हिम, और वो जो क्लास था उनके सामने ही था, जस्ट लाइक दैट, और ठीक उनके जैसा। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, और सिर्फ क्या हुआ, समय के साथ वो डेस्क जो थे और जो बेंचेज थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, स्मूथ होते चले गए। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, वॉलनट समझते हैं ना, अखरोट समझते हैं ना, अखरोट, वो जो ट्रीज थे वो गार्डन के अंदर धीरे धीरे बड़े होते गए। 40 years में द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, जो होप वाइन उन्होंने लगाया था, एक प्रकार का पौधा होता है ना, है ना, होप वाइन जो उन्होंने लगाई थी, हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वह विंडो के रूफ तक पहुंच चुका है ना, रूफ के विंडो तक पहुंच चुका था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, कैसा लगता था, उनका दिल टूट गया है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, उनकी बहन को ऊपर सुना जा सकता था उनकी आवाज को, पैकिंग देयर ट्रंक्स, ऐसा लगता था कि वो अपने ट्रंक्स को पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और जल्द ही अगले दिन वो इस देश को छोड़कर चले जाने वाले थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर साहस था, करेज का मतलब होता है साहस, हौसला, टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, हर एक एक लेसन को सुनने की क्षमता थी। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, फिर हम लोगों ने हिस्ट्री का लेसन भी किया। एंड देन द बेबी चेंटेड देयर बा बे बी बो boo down there at back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. और वह जो है ओल्ड हॉसर जो थे वह भी उन अपने चश्मे से देख रहे थे और अपने दोनों हाथ से स्पेल करने की कोशिश कर रहे थे उन लेटर्स को। यू कुड सी दैट, आप देख सकते थे, टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाजों में थरथराहट थी। ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है थरथराहट, है ना, कांपना, है ना। तो कहते हैं विथ इमोशन, पूरी भावना के अंदर, मतलब समझ जाइए आंसू निकल रहे थे उनके। एंड इट वाज सो फनी टू हियर दैट, और यह सुनकर बड़ा ही मजा आया, हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी, ऐसा लगता था, आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग हंसना भी चाहते थे, रोना भी चाहते थे, दोनों ही केस था। आह, हाउ विल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन, मैं किस कैसे इस आखिरी लेसन को याद रखूंगा। हाँ, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसी समय चर्च की जो घड़ी थी, आवाज उसने आया 12 का, घंटी बजी, चर्च क्लॉक जो थी वो 12 की घंटी बजाती है। देन द एंगलस, और उसके बाद फिर एंगलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस, और उसी समय जो ट्रम्पेट्स, तो ट्रम्पेट्स किसे कहते हैं जानते हैं आप, आपने देखा होगा कि हमारी सेना जब जो है कोई ड्रिल स्टार्ट करती है तो एक बजाती है ट्रम्पेट, है ना, जैसे भोपू समझते हैं, भोपू, उसको ट्रम्पेट कहते हैं। उसमें एक स्वर रहता है, उसको निकालते हैं सब मिलके। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, वो लोग बजा रहे थे और पर्शियन सैनिक उधर से लौट कर आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडो, जो अपने खिड़की से हमारे उस आवाज आ रही थी हमारे तक। एम हेमल स्टूड अप, खड़े हो गए, वेरी पेल इन ही चेयर, बहुत ही दुखी मन से अपने कुर्सी के पास। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने इतना कभी उनको नहीं देखा था टॉल। I my friend said I but something choked him, he could not go on. मेरे मेरे फ्रेंड्स said ही, उसने कहा मेरे फ्रेंड्स। अब देखो मिस्टर एम हेमल की आवाज है, एम हेमल कहते हैं मेरे, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। I but something choked him, ऐसा लगा I मतलब वो बोलना चाहते थे कुछ लेकिन वो रुक जाते थे, क्यों, क्योंकि रो रहे थे अंदर से। He could not go on, वो बोल नहीं पाए। Then he turned to the blackboard, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। took a piece of chalk, चौक का एक टुकड़ा लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपने पूरी साहस के साथ, ताकत के साथ। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, इतना बड़ा जितना वो बड़ा लिख सकते थे उन्होंने बोर्ड पर लिख दिया। वाइवे ले फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जीवित रहे, फ्रांस की आयु लंबी हो। विवे ले फ्रांस का मतलब यही होता है, समझ गए, है ना। और बोर्ड पे उन्होंने लिखा। देन ही स्टॉप्ड, वह रुके। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, अपने सर को दीवार से टिकाया। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने अपना हाथ हिलाते हुए, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल समाप्त हो चुका है, आप जा सकते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी
बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है, अच्छा एक ये मैप मैंने आपको दिखाया नहीं, एक मैप दिखाना छूट गया, जरा देख लीजिए अल्सेस एंड लॉरेन है कहाँ। ये देखिए आपका ईस्ट वाला डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए, देख रहे हैं, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, इसी डिस्ट्रिक्ट पे जर्मनी ने कैप्चर कर लिया था। ये देख पा रहे हैं, इस दोनों डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लिया था, है ना। अब मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे, इस लेसन को अच्छे से आपने सीखा होगा, अच्छे से आपने पढ़ी होगी, ध्यान आपने दिया होगा, एक एक प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा जरूर, तब आपके कमेंट का रहेगा मुझे इंतजार। चलिए, मैं अगले वीडियो में जब मिलूंगा तो मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपके साथ मिलने वाला हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शब खैर।